जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, स्पेशली जो रीट का एग्ज़ाम है 26 सितंबर को, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमारी अभी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है वो जो कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो 5 तारीख को पेपर हुआ था, 5 तारीख को, उसके अंदर जो रीट का पेपर हुआ था उसमें उर्दू लैंग्वेज के जो पेपर थे, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इन पेपर को हम ना केवल सोल्व कर रहे हैं बल्कि इसके साथ में जो भी ऑप्शन अटैच किए हुए हैं उनको भी हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है लेवल 2 वाली, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड वाली, तो आप मेहरबानी करके उनको अच्छे से देखें उस वीडियो को, और कितने आपके उसमें नंबर आते हैं, कैसी आपकी तैयारी रहती है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का सेशन रहेगा दोस्तों, आपके जो रीट लेवल फर्स्ट है, फर्स्ट लेवल है, उसके अंदर जो लैंग्वेज सेकंड है, सेकंड लैंग्वेज जो है उर्दू है जिसके लेवल फर्स्ट में, वो पेपर जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन को आराम से देखें, एंजॉय करें, अच्छे से समझते हुए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान आपको समाप्त करना पड़ेगा। दोस्तों, अनअकैडमी जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और बहुत फैसिलिटीज़ इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी के सिस्टम से आपको एक स्टूडेंट्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है, और जिसके अंदर अभी फ्री और प्लस वाला एक फ़ीचर इन्होंने लॉन्च किया है। इस फ्री वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो है लिमिटेड सिलेबस होता है, प्रैक्टिस टेस्ट लिमिटेड होते हैं, पीडीएफ नोट्स लिमिटेड होती है, लेकिन जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो भी इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अब अगर कोई स्टूडेंट प्लस से कोर्स से ऐड होता है, प्लस कोर्सेज ज्वाइन करता है, तो उसको एक तो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट उसमें उसको मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स कंप्लीट मिलते हैं उसको, और सबसे बेहतरीन इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन उसको दिया जाता है उस लर्नर और आपके एजुकेटर के बीच में। इसके अलावा और भी फ़ीचर इसके अंदर मिलते हैं आपको। अगर आप प्लस वाला फ़ीचर लेते हैं तो इसके अंदर एक तो आपका कंप्लीट सिलेबस आप फेवरेट एजुकेटर से सीख सकते हैं, और कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है। इसके अंदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कंप्लीट तौर पर करवाई जाती है। डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें आपको रेगुलर मिलता है, मॉक टेस्ट भी इसमें आयोजन होता है, और वीकली मॉक टेस्ट का भी इसमें आयोजन होता है। दोस्तों, अगर आपकी कैटेगरी सी टेट, रीट या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मकबूल अहमद के नाम से, सीडीपी और उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। दोस्तों, 27 अगस्त से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुबह 6:30 बजे 27 अगस्त से अनअकैडमी पे ये क्लासेस चलती हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेरे साथी एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बीच में ये जो विद्वान महोदय हैं, आप इनके नाम, इनका सब्जेक्ट जो है वो आराम से देखें। ये पूरा बैच जो है वो 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, अगर कोई बंदा तैयारी करना चाहता है तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सूचना है वो ये है कि अगर आप कोई अनअकैडमी पे कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, उसके अंदर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं manzil10, MANZIL10, स्पेस नहीं है इसमें, ध्यान देना, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको उस फीस का 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका ज़रूरी ऐलान, आपने समाप्त किया, इसके लिए शुक्रिया। अब आज का पेपर शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये आपके लेवल फर्स्ट का पेपर है, लेवल फर्स्ट का। लेवल फर्स्ट में भी लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज सेकंड का पेपर है ये। फर्स्ट लैंग्वेज को हम उसका पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आप आराम से वीडियो पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, और उन पेपरों को आराम से देखें। बाकी पेपरों को भी आपको अपना अंदाज़ा भी हो लग जाएगा कैसी तैयारी है, और पेपर का लेवल स्टैंडर्ड कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, पेपर अगर मुझे कोई पूछे कि सर पेपर कैसा है, कठिन था या हार्ड था कलाम एकेडमी वाला, तो दोस्तों इसीलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कि ये पेपर मुझे बहुत अच्छे लगे, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। कठिन इसलिए है, थोड़ा सा कठिन है, कठिन इसलिए है कि आप लोग अब 16 लाख बंदे बैठ रहे हो। 16 लाख बंदों में से आपको लेना सिर्फ 31,000 ही है। इस लेवल का कंपटीशन अगर पास करना है तो आपको इस तरीके से प्रश्न देना पड़ेगा एग्ज़ामिनर को, ठीक है ना।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ का सवाल जो है वो क्या है, मंदरजा झेल नसरी इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालातों के जवाब देने हैं। एक बार किसी दरबारी ने अकबर आज़म से कहा, जहाँ पना बीरबल अगरचे अक्लमंद आदमी है, मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमक ख्वार बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा। अकबर ने उससे कहा कि इसमें तो शक नहीं है कि तुम एक काबिल, पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख़याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो शख्स इकरार करता रहा तो अकबर ने कहा, अच्छा, इसका फ़ैसला कल दरबार में हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के लिए अहल हो या नहीं, यानी कि उसके मुकाबले में हो या नहीं। साथ ही साथ तुम्हारी अक्लमंदी और फ़िरासत और हाजिर जवाबी का इम्तिहान भी हो जाएगा। तो सबसे पहले खाकसार का सवाल पूछा गया। लफ्ज़ खाकसार का क्या माना है यहाँ पे देखिए आप दोस्तों। पैराग्राफ से निश्चित रूप से एक तो अल्फाज माने का सवाल आएगा। कभी ये सवाल सबसे ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मान लो तीनों चारों ऑप्शनों में से इसका मीनिंग नहीं पकड़ पा रहे हो तो एक ये फ़ॉर्मूला अपनाया करो कि भाई ये जो लाइन बोली जा रही है इससे आप उसका मफ़हूम पकड़ने की कोशिश करो। मतलब वो कह रहे हैं कि अगरचे अक्लमंद बीरबल जो है वो अक्लमंद ज़रूर है, मगर खाकसार का भी अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह, मतलब नाचीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत तो भाई हम भी अक्लमंद हैं, बीरबल के बराबर तो नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा सा आप मफ़हूम से उस वर्ड के मीनिंग तक पहुंच सकते हो। तो 61 जो सवाल है वो क्या कह रहा है, लफ्ज़ खाकसार का क्या माना है, होशियार, मामूली, बड़ा या मेहरबान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके बी ऑप्शन, मामूली। यानी कि वो जो सिपाही है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल बीरबल अक्लमंद तो ज़रूर है, लेकिन हम भी मामूली अक्लमंद तो है ही हैं, ये नहीं कि पूरे ही ऐसे हैं। ठीक है, चलिए लफ्ज़ फ़िरासत के क्या माने हैं, सूझबूझ, ज़ोर देना, आला मर्तबा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ़िरासत भी लफ्ज़ ये देखो, साथ ही साथ तुम्हारी अक्लमंदी और फ़िरासत और हाजिर जवाबी का भी इम्तिहान भी हो जाएगा। अब यहाँ पर अक्लमंदी और हाजिर जवाबी के बीच में जो वर्ड फंसा वो फ़िरासत है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपके, सूझबूझ। देखो इसी से मिलता जुलता है, यानी कि अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ का आपका इम्तिहान भी हो जाएगा भाई आप कितने होशियार हैं। चलिए, इक़्तिबास में बार बार इस्तेमाल हुई अलामत, ये जो अलामत है ना, ये वाली कोमा के बीच में जो पड़ी हुई, ये किसकी अलामत है भाई, इसको आपके रमूज़ औकाफ में कौन सी अलामत कहते हैं, ख़त ज़ीरी, कौसैन, वावीन और राबता। इसका राइट आंसर है दोस्तों वावीन। क्या है अलामत, वावीन। ख़त ज़ीरी तो जो किसी लाइन के नीचे अंडरलाइन करते हैं ना वो होता है, और कौसिन से कौष्टक याद कर लेना। और राबता से दोस्तों, राबता की अलामत जो है वो इस तरीके से होती है, 2 बिंदी होती है बस। ठीक है, अब इसके आगे 2 बिंदी के आगे मैंने ये लाइन खींच दी तो वो तफसीला हो गई। चलिए, अकबर ने उससे कहा, जुमले में कौन सा फ़ेल है, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल, फ़ेल वाहिद, फ़ेल नाक़िस, कौन सा है 64 के अंदर। तो सबसे पहले समझ लो कि भाई फ़ेल मारूफ़ जिसमें काम का असर सिर्फ़ फ़ाइल तक रहे, फ़ेल मजहूल जिसमें काम का असर सिर्फ़ फ़ाइल से निकलकर मफ़ूल तक पहुंच जाए, और फ़ेल नाक़िस जिसके अंदर ना तो फ़ाइल पर उसका असर हो ना मफ़ूल पर उसका असर साबित हो। ठीक है ना। तो यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है कि अकबर ने उससे कहा, उससे मतलब कोई ना कोई आदमी तो ज़रूर है, तो यहाँ पर कौन सा फ़ेल होगा 64 के अंदर, फ़ेल मारूफ़ होगा। अकबर ने उससे कहा, अकबर ने उससे कहा, काम का असर जो है यहाँ पर सिर्फ फ़ाइल तक ही है, अकबर ने कहा है उससे। अब अकबर ने क्या कहा है उससे, कुछ भी तो नहीं पता हमें। अकबर, अगर ये होता अकबर ने उससे कहा कि पानी लाओ, तो यहाँ पर काम का असर मफ़ूल तक पहुँच जाता। काम का असर किस पे पहुँच जाता, मफ़ूल तक। अगर मफ़ूल तक पहुँचेगा तो फ़ेल मजहूल हो जाएगा वो। समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ़ेल मारूफ़ हो जाएगा 64 के अंदर।
बादशाह अकबर का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? दोस्तों तो ये तो सभी जानते हैं, मुग़ल बादशाह थे ये। फिर है आगे, बहुत अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। वो है ना, आपने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में कितना खूबसूरत लगता है ये। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। बहुत दिल खुश हो जाता है इस तरीके को पढ़ते हैं तो, सुनते हैं इस गीत को तो। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूबसूरत लाइन है दोस्तों। मतलब अगर आपको वास्तव में अगर एज़ ए मुसन्निफ़, एज़ ए राइटर, जिनके मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिनकी डिक्शनरी के अंदर, जिनकी जो दिमाग की डिक्शनरी है वो इतनी बढ़िया थी एक हज़रत इकबाल की, कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए अपने शेरों के अंदर, बस पूछिए मत। ऐसी खुसूसियत, ऐसे लफ्ज़ जो मतलब पागल कर दे। अगर कोई इस तरीके से किसी अशार को पढ़ने वाले का दिल करे कि भाई वास्तव में मोहब्बत हो जाए उसको। पागल से मुराद वो पागल खाने वाला पागल नहीं, मदहोश होने वाला पागल, ठीक है ना। तो चलिए, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नहा हमारा। दोस्तों इकबाल के ऊपर एक सिंबल लगाया गया है जिसका सवाल पूछा गया इस तरीके से। ये सिंबल क्या है? ये तखल्लुस का सिंबल है। अब देखिए सवाल बहुत तगड़ा है भाई, और लगभग बच्चों के सवाल मुझे लगता है ये गलत ही हुआ है। मंदरजा बालाबंद किस हैयत में है, मतलब किस बनावट में है, किस आपके ये शैली के अंदर है भाई? तो दोस्तों ये नज़्म की शैली में है, या मसनवी की शैली में है, या मुसद्दस की शैली में है, या गज़ल की शैली में है? अब कैसे पता चलेगा भाई? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जो मुसद्दस है। अब यहाँ पर पहले आप शेर गिनो, 1 2 3 4 5 अशार हैं आपके बीच यहाँ पर। 1 2 3 4 5 अशार हैं। मुसद्दस की जो शर्त होती है, मुसद्दस की जो पहचान होती है, उसकी पहचान ये होती है कि उसके अंदर 6 अशार होते हैं। कितने अशार होते हैं? 6 अशार होते हैं, प्लस 6 में से जो 4 ऊपर वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो 4 ऊपर वाले अशार होते हैं, इसके अंदर काफ़िया और रदीफ़ होते हैं। इसके चारों मिसरे काफ़िया और रदीफ़ होते हैं। 5वां और 6ठा जो मिसरा है, इन दोनों का फिर अलग अलग काफ़िया और रदीफ़ होता है। इन चारों का तो सेम होता है, लेकिन इन दोनों का जो काफ़िया और रदीफ़, अब देखो मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट को काफ़िया और रदीफ़ का भी नहीं पता होगा। दोस्तों गज़ल वाला एक वीडियो पड़ा है मेरा गज़ल नाम से, उर्दू ग्रामर के अंदर, ये आप ज़रूर देख लेना। काफ़िया, रदीफ़, मुतलक, आपके ये जो मतला, हुस्न मतला, मक्ता, ये जो लफ्ज़ जिसका 100% हर एग्ज़ाम में सवाल आता है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे गज़ल वाला, उर्दू ग्रामर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें, इस टॉपिक से कभी ज़िंदगी में दोबारा सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों आपको। चलिए, तो मुसद्दस तो हट गया, मुसद्दस तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर तो आपके देखो गुलिस्तां, पासबा, हिंदुस्तान 3, और निशा और नहा, ये पाँचों जो है, पाँचों सेंटेंस के अंदर आपके काफ़िया है। फिर हमारा सब के आखिर में हमारा है, मतलब इसके रदीफ़ है। लेकिन आपके मुसद्दस के अंदर तो शर्त ये थी कि इसके अंदर जो काफ़िया और रदीफ़ है वो ऊपर वाले 4 के अंदर ही होंगे, बाकी 2 में अलग होंगे। इसमें तो सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये तो कट गया, ठीक है। और फिर आता है आपके नज़्म। देखो दोस्तों, नज़्म जो है वो ये भी एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नज़्म के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसकी हैयत क्या होती है, बनावट क्या होती है, पूरा डिटेल में अगर आपको देखना तो वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपरी बता देता हूँ। नज़्म जो है वो दोस्तों भी क्या करती है, इसमें ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ होता है, जिसमें आप सभी जानते हैं इसका मीनिंग जो है वो लड़ी में मोती पिरोना होता है।
ये क्या करती है, ये एक ही मौजू पर मुसलसल के साथ, यानी कि लगातार एक ही मौजू पर इजहार ख़याल किया जाता है। किसी भी नज़म के अंदर जो भी आपके ख़यालात होते हैं उनका इजहार एक ही मौजू पर लगातार अगर आप करते हैं, यानी कि जो विषय वस्तु होती है आपके ख़यालात के इजहार करने के लिए आप उस विषय वस्तु को एक ही मौजू पर आप लगातार इजहार करते हो उसका, यानी एक ही तजुर्बे को बयान करते हो। और सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है आपको नज़म की? ये सवाल पूछ सकते हैं आपको, अगर आपको पूछ ले नज़म की सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो इसका एक ऑप्शन में आपको एक नाम मिलेगा, अभी लिख लेना, ये ख़याल की वहदत। ये एक ऑप्शन में नाम मिलेगा, ये नज़म की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ख़याल की वहदत। आपके जो ख़यालात होते हैं ना, वहदत मतलब तौहीद, जो अकेले के माने में दर्शाता है, यानी कि लगातार एक ही मौजू पर या आपका या एक ही तजुर्बे को ज़ाहिर करे, तो वो किसकी आपके खुसूसियत है? वो नज़म की है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो गज़ल है, गज़ल के अंदर हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल के अंदर हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, जैसे मतलब अपने आप में एक इकाई होता है पूरा, उसका मफ़हूम जो है वो पूरा एक गज़ल के प्रत्येक शेर में एक मुकम्मल होता है। ये नहीं है कि भाई पहले शेर में उसका मफ़हूम अधूरा रह गया, यहाँ पर जाकर वो मफ़हूम पूरा हुआ है। नहीं, गज़ल के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मतलब हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल है, अपने आप में एक पूरा मफ़हूम लिए बैठा है हर शेर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, मतलब ये इकबाल कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है वो सारी दुनिया से अच्छा है, और हम जो हैं, हम इसकी जो इस बाग के बुलबुल हैं, अपने आप में मतलब अलग मफ़हूम लिए बैठा हुआ है। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। कहने का मतलब गज़ल और नज़म के अंदर इतना सा बेसिक फ़र्क होता है कि गज़ल में हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, लेकिन नज़म के अंदर जो है वो ख़याल के एतबार से एक तसलसल होता है और तमाम अशार एक दूसरे में पेविस्त होते जाते हैं। गज़ल के अंदर तो क्या है, हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है, अपने आप में अलग मफ़हूम लिए हुए रहता है, दूसरे जुमले का, दूसरे शेर का जो मोहताज नहीं रहता। लेकिन नज़म के अंदर क्या होता है कि आगे से आगे फिर वो एक से दूसरी कड़ी, दूसरा शेर इसमें पेविस्त रहता है। तमाम अशार जो है वो एक दूसरे से पेविस्त रहते हैं, यानी कि पिरोए हुए रहते हैं। गज़ल को अगर छोड़कर देखा जाए तो उर्दू की जितनी भी दूसरी सिनफ़ें होती हैं वो सब नज़म के दायरे में ही आएगी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब आप पूछोगे सर गज़ल के बारे में बताओ। अब यार गज़ल का मौजू जो है वो दोस्तों आपको पता है, ज़्यादातर औरतों के अंदर इसमें हुस्न इश्क का इजहार किया जाता है। और इसकी देखो गज़ल के पहचानने की सबसे बेस्ट और अच्छी ट्रिक क्या है, इसके जो मिसरे होते हैं, तमाम मिसरे हम काफ़िया होते हैं, तमाम मिसरे काफ़िया होते हैं, बिल्कुल। देखो यहाँ पर गुलिस्तां, पासबा, हिंदुस्तां और निशां और नहा काफ़िया हैं सभी। इसी तरीके से हमारा, ये देखो हमारा, हमारा, और फिर इन तीनों के अशार में भी हमारा, हमारा क्या है, रदीफ़ है। तो पहली शर्त तो ये है कि ये गज़ल है, क्योंकि गज़ल के हमने नियम क्या देखा था, तमाम मिसरे जो है वो हम काफ़िया होते हैं। दूसरी बात, इसका हर शेर एक इकाई होता है, ये तो बता दिया मैंने। और रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी होती है इसके अंदर, गज़ल के अंदर, तभी तो इसके अंदर होते हैं। और मौजू जो होता है, विषय वस्तु जो होती है इसके अंदर, वो कोई कैद नहीं होती, फ़िक्स नहीं होती कि भाई यही मौजू होता है इसका। अब यहाँ पर एक और पहचान है कि भाई ये पहला शेर है, ये पहला शेर है। पहले शेर को आप क्या बोलते हो, मतला, मतला बोलते हो। दूसरा शेर क्या कहते हो, हुस्न मतला। हुस्न मतला की पहचान क्या होती है, हुस्न मतला के अंदर पहचान ये होती है कि उसमें भी काफ़िया और रदीफ़ पाया जाए। दोनों जुमलों के अंदर, दोनों जुमलों के अंदर अगर काफ़िया रदीफ़ पाया जाए तो हुस्न मतला होता है, ये गज़ल की पहचान होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके। और मसनवी दोस्तों, मसनवी जो सना लफ्ज़ से बना है, जिसके आपके इसका मीनिंग होता है आपके दो 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 किया हुआ, दो दो किया गया। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसका हर शेर, दोनों मिसरे, इसके हर शेर के जो दोनों मिसरे होते हैं ना वो अकेले होते हैं, यानी कि दोनों शेर का जो काफ़िया है वो अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। एक तो यही पहचान है, मसनवी का जो अशार होते हैं उसका प्रत्येक शेर का जो काफ़िया होता है, जो काफ़िया ये वाला नहा, निशा वगैरह ना,
ये अलग अलग होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो मौजू है, जो विषय वस्तु, इसकी भी पाबंदी नहीं है, कोई भी आप इसके अंदर इजहार कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, जिससे अगर आप कोई इश्क व मोहब्बत का कोई बयान कर रहे हो तो वहाँ पर कौन सी मसनवी होगी, वहाँ पर बज़मिया मसनवी होगी। ये 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप कि अगर आपकी कोई मसनवी है और उस मसनवी के अंदर आप किसी के इश्क व मोहब्बत की बातों को बयान कर रहे हो तो वहाँ पर उसको कहते हैं बज़मिया मसनवी, ठीक है। और अगर वहीं पे आप अगर जंग का बयान कर रहे हो, जंग का बयान, तो उसको बोलते हैं रज़मिया मसनवी। ये दोनों, नज़मिया और बज़मिया, दोनों के अंदर फ़र्क समझ लेना आप, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गज़ल हो जाएगा। पर्वत व सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का इस मिसरे में किस पर्वत का जिक्र किया गया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, हिमालय पर्वतमाला है हमारे यहाँ, तो 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा। महरम लफ्ज़ का क्या माना है दोस्तों, जला देने वाला या उकसाना या हमराज या हिफाजत करने वाला। चलो उस पैराग्राफ पे चलते हैं। महरम, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम है क्या किसको कि दर्द नहा हमारा। तो महरम लाइन आपके, महरम लफ्ज़ का अर्थ यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमराज। इकबाल कहते हैं हम यहाँ पर हमारा कोई हमराज नहीं है, हमराज, ठीक है, हम साथी। अगला सवाल, हमराज का मतलब क्या होता है दोस्तों, वही हमसाया, पड़ोसी वगैरह जिसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल 69 में, किस लफ्ज़ का माना देखभाल करने वाला होता है। किस लफ्ज़ का माना देखभाल करने वाला होता है यहाँ पर। सवाल नंबर 69, हमसाया, दर्द नहा, पासमा, गुलिस्तां। देखभाल करने वाला, इसमें देखो पहला ऑप्शन हमसाया होता है, तो इसका मतलब आप सीधा इस पर टिक करोगे, क्योंकि ये सोचोगे आप, हाँ ये देखभाल वही करेगा जो हमसाया होता है। अरे मेरे भाइयों, हमसाया का मीनिंग होता है पड़ोसी, ठीक है, और आपके गुलिस्तां का मीनिंग होता है बाग बगीचा। पासमा जो नाम है आपके, पासमा, इसका मीनिंग होता है देखभाल करना। पासमा का मीनिंग क्या होता है, देखभाल करना। दर्द नहा मतलब दर्द को महसूस करने वाला, तो पासमा का मीनिंग क्या है, देखभाल करने वाला। चलिए, ये यहाँ पर जो दोनों इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर एक पहचान दी गई है। ये कौन सी अलामत है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों राबता। कोमा की अलामत क्या है, ये वाली। वक्फ़ा की अलामत, इस कोमा के नीचे एक बिंदी ऐड कर दो। ख़त्मा की वही, इस तरीके से डैश लगा दो। अगला सवाल, जंजीरा की अलामत है दोस्तों, जंजीरा। तो ये तो अलामत है दोस्तों सख्ता की, ये आपके एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये आपके तफसीला की अलामत। तो बच गया है क्या आपके जंजीरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अकबर ने मज़दूर को मारा, जुमले में कौन सा फ़ेल है। अकबर ने मज़दूर को मारा, फ़ेल मारूफ जिसमें सिर्फ काम का असर फ़ाइल तक रहे, जिसमें काम का असर मफ़ूल तक पहुंच जाए, और फ़ेल नाकिस, इसमें काम का असर ना तो फ़ाइल पर हो ना मफ़ूल पर हो, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, अकबर ने किसको मारा, अकबर ने किसको मारा। तो यहाँ दोस्तों मज़दूर को मारा, अकबर ने किसको मारा, 1 मिनट, 72, अकबर ने मज़दूर को मारा। अब अगर देखा जाए तो दोस्तों मज़दूर को अगर इस सेंटेंस से हम सवाल करें, अकबर ने मज़दूर को मारा, लेकिन किससे मारा, इस बात का हमें पता नहीं चल रहा है। अकबर ने मज़दूर को मारा, बिल्कुल मारा है, तो यहाँ पर फ़ाइल तो ज़ाहिर हो रहा है भाई, अकबर ने मज़दूर को मार दिया, मारा है, लेकिन किस चीज़ से मारा है, लाठी से मारा है, डंडे से मारा है, बंदूक से मारा है, तलवार से मारा है, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे काम का असर जो है मफ़ूल तक नहीं पहुँचा है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों फ़ेल मारूफ ही होगा। क्योंकि अगर ये सेंटेंस ऐसे होता अकबर ने डंडे से मज़दूर को मारा, तो यहाँ पर फ़ेल मजूल हो जाता, ठीक है दोस्तों। 73, वो अलामत जो 3 अलिफ़ की आवाज़ के बराबर खींच कर पढ़ी जाए, 3 अलिफ़ के बराबर मद है दोस्तों, ठीक है। चलिए, लफ्ज़ के आखिर में ये पर अलिफ़ लगा देने पर ये की आवाज़ अलिफ़ में बदल जाती है।
उस अलामत को क्या कहा जाता है? तनवीन, अलिफ मकसूरा, या मारूफ, या तशदीद। 74 इसका राइट आंसर है दोस्तों अलिफ मकसूरा। जैसे ये अपन जैसे ना आला आला लफ्ज़ लिखते हैं ना, तो ये के ऊपर ये जो ये खड़ा ज़बर लगाया हुआ इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। चलिए, हुरूफ से बहस को कवाइद में किस नाम से जाना जाता है? अब अभी हमने इसका डिस्कस किया था पहले वाले पेपर के अंदर। अगर हुरूफ से बहस हो रही है तो वहाँ पर दोस्तों आपके इल्म हिज्जा का इल्म होता है, वहाँ पर उसको इल्म हिज्जा के नाम से जाना जाता है। 76 उर्दू ज़बान बिरज ज़बान से पैदा हुई है, ये नज़रिया किसका है? 76 के अंदर ये नज़रिया दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है और इनकी किताब का नाम है आब हयाती। ध्यान रखना आप। उर्दू ज़बान का हाफिज़ किसको कहा गया है? 77 के अंदर दोस्तों आतिश को कहा गया है। किसको कहा गया है? आतिश को। अब आतिश का पूरा नाम क्या है? आतिश का पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली। ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो ये आतिश जो है वो इनका तखल्लुस भी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पूरा नाम भी पूछ सकते हैं आपको। सवाल नंबर 78 है, साबिका मालूमात किसको कहते हैं? साबिका मालूमात किसको कहते हैं? ज़ेर तदरीस मज़मून से क़ब्ल मालूमात, मज़मून के मुताबिक मुआवन अशिया का इल्म, तदरीस के दौरान अदायगी, और इनमें से कोई नहीं। साबिका मालूमात यानी सबक से जो पहले की जो मालूमात है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ज़ेर तदरीस मज़मून से क़ब्ल मालूमात, यानी कि जो तदरीस जो शिक्षण है, आपके जो मज़मून का जो शिक्षण है उससे पहले, क़ब्ल यानी कि उससे पहले की अगर किसी को मालूमात है उसको बोलते हैं साबिका मालूमात। चलिए, असलम की गाड़ी ख़राब हो गई है, इस जुमले में असलम है। असलम की गाड़ी ख़राब हो गई है, इस जुमले में असलम क्या है भाई? इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें जमा, इसमें कैफियत। अब असलम आपको पता है दोस्तों एक पर्टिकुलर एक शख्स का नाम है, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम है। तो यहाँ पर अगर कोई ख़ास जगह, ख़ास शख्स या ख़ास किसी चीज़ का नाम आता है तो वहाँ पर इसमें मारफा होता है। इसमें नकरा कोई आम चीज़ है, जैसे मतलब गाड़ी कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पर इसमें नकरा होता है। इसमें जमा जो जैसे फ़ौज है, आपके लश्कर है, महफिल है, ये। इसमें कैफियत अगर मतलब जो हालत या कैफियत को ज़ाहिर करे, दाखिली या ख़ारिजी, जैसे मतलब सर्दी, गर्मी, ठीक है। अगला सवाल है 80 का, तुम कौन हो जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम है। तुम कौन हो जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम है, कौन है? तुम हो, दोनों हो, या कोई नहीं? 80 के अंदर राइट आंसर है दोस्तों इसमें कोई नहीं। 80 के अंदर क्यों? देखो, तुम कौन हो, अगर यहाँ पर जुमला आगे बड़ा होता कि भाई हमीद ने, या जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता फर्स्ट पर्सन, जैसे मान लो कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कोई होता, आई, माई, मी, तो ये तो होता आपके मुतकल्लिम। ये क्या होता? मुतकल्लिम। और यू, योर, यू यानी कि तुम, तुम्हारा और तुम्हें। सामने कोई बात करने वाला मौजूद हो, सामने कोई बात करने वाला मौजूद हो तो वो हाजिर होता है। यहाँ पर तुम कौन हो, ये तो ख़ुद ही कह रहा है दोस्तों, तुम कौन हो जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम है, तो यहाँ पर ना तो कौन है, ना ही तुम है, ना ही दोनों है, और कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। वापिस समझो इसको एक बार दोस्तों। देखो, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर एक दूसरा कोई इंसान और है, भी इंसान है। यहाँ पर आप जो है, आप किसको पूछ रहे हो? एक अनजान शख्स को पूछ रहे हो जो थर्ड पर्सन है। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उसको पूछ रहे हो आप कि भाई तुम कौन हो। तो तुम कौन हो यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन से पूछा जा रहा है। तो थर्ड पर्सन यहाँ पर ज़मीर मुतकल्लिम का ऑप्शन ही नहीं है। कौन, तुम, दोनों, ये दोनों ही नहीं है। थर्ड पर्सन के लिए तो जो गायब आएगा ना, गायब,
गायब मुतकल्लिम, वो ऑप्शन में आता तो सही होता है इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। सवालिया ज़मीर है जो दोस्तों वो क्या है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ठीक है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया 81 के अंदर। क्योंकि देखो ज़मीर इशारा तो जो अपन किसी को बुलाते हैं ना, ए इधर हा, ओ कहाँ जा रहा है, और ज़मीर मौसूला जो ज़मीर इस्म और आपके ज़मीर की जगह इस्तेमाल हो, जैसे वो किताब जो कल खो गई थी, यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, वो किताब जो कल खो गई थी मिल गई, यहाँ पर जो इस्तेमाल हो वो ज़मीर मौसूला है। और ज़मीर शख्सी जो ख़ुद व्यक्ति पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को ज़ाहिर करे, व्यक्ति विशेष को, तो वो ज़मीर शख्सी होता है। देखो आगे है काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना इसका क्या माना है, अक्लमंद होना, लकड़ी का कारसाज, अहमक होना, इनमें से कोई नहीं 82 के अंदर। अब अहमक का मीनिंग आपको आ ही नहीं रहा है तो 100% ये आपका सवाल गलत होगा। काठ का उल्लू होना इसका मतलब होता है जैसे अहमक होना, इसका राइट आंसर क्या है, अहमक होना। अब अहमक का मीनिंग क्या है दोस्तों, मूर्ख, मूर्ख होना या बेवकूफ़ होना, मूर्ख होना या बेवकूफ़ होना, बेवकूफ़ होना, बेवकूफ़, मूर्ख होना या बेवकूफ़ होना या नादान होना। काठ का उल्लू होना इसका राइट आंसर क्या होता है, अहमक होना। 83 के अंदर है तदरीस के किस तरीके में पढ़ाते वक्त तर्जुमा उस ज़बान में किया जाता है जो ज़बान पढ़ाई जा रही है। तदरीस के किस तरीके में पढ़ाते वक्त तर्जुमा उस ज़बान में किया जाता है जो ज़बान पढ़ाई जाती है, यानी कि ट्रांसलेशन यहाँ पर आपके कौन सा तरीका, तर्जुमा तरीका या बराह रास्त तरीका है या साख्ती तरीका या स्ट्रक्चरल तरीका है। दोस्तों बराह रास्त तरीके का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और तर्जुमा तरीका मतलब ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। और आपके स्ट्रक्चरल मेथड जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं संरचनात्मक विधि, संरचनात्मक विधि। आपको सवाल क्या पूछा गया है, अगर आप तदरीस करा रहे हो, आप शिक्षण करा रहे हो और उसी पढ़ाते वक्त तर्जुमा भी उसी ज़बान में कर रहे हो, उसी ज़बान में, तो दोस्तों ये डायरेक्ट मेथड ही तो हुआ। अगर आप पढ़ा रहे हो और दूसरी ज़बान में उसका तर्जुमा कर रहे हो तो ट्रांसलेशन मेथड हो रहा, तर्जुमा तरीका होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। 84 जो दोस्तों वो सवाल है वो क्या कह रहा है, किस तदरीस तरीक़ा कार में आवाज़ों के मुकर्ररा निशानात को दिखाकर पढ़ना सिखाया जाता है। आवाज़ों को देखो दोस्तों, आवाज़ नाम आते ही ये जो सूत नाम है तरीक़ा, तो सूत, मुझे ये बताइए पहले ये हुरूफ शम्सी है या कमरी है, ये वर्ड जो है तरीक़ा तो सूत, ये हुरूफ शम्सी है या कमरी है, ये ध्यान देना दोस्तों। स्वाद आ रहा है तो ये हुरूफ शम्सी है, तरीक़तुल सूत नहीं होएगा, ये तरीक़तुस सूत होगा, क्योंकि इसमें अलिफ और लाम जो है वो साइलेंट रहता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों तरीक़ा सूत है, ठीक है। क्योंकि जो लफ्ज़ वाली तरीक़ा, ये जुमला वाली तरीक़ा, ये दोस्तों ये तरकीबी तरीक़े हैं, सॉरी हाँ तरकीबी तरीक़े हैं, सॉरी तहलीली तरीक़े हैं, ये तहलीली तरीक़े हैं। तरीक़ा सूत और आपके इसमें अबजदी तरीक़ा है ना, वो ये आपके तरकीबी तरीक़े होते हैं, तरकीबी तरीक़े। तरकीबी तरीक़े के अंदर एक तो हुरूफ तहजी का तरीक़ा आता है और एक तरीक़ा सूत आता है। लेकिन जो तहलीली तरीक़ा, इसके अंदर लफ्ज़ वाली तरीक़ा, जुमला वाली तरीक़ा, क़िस्सा वाली तरीक़ा, ड्रामाई तरीक़ा, ये सब इसी के पार्ट हैं। उर्दू ज़बान में मुसव्वते की तादाद है, मुसव्वते की तादाद है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3। कलाम एकेडमी के अंदर इसका ऑप्शन दिया गया है 10 नंबर, ये गलत है दोस्तों, ध्यान देना है। उर्दू ज़बान के अंदर मुसव्वते की तादाद यानी कि हुरूफ इल्लत की तादाद 3 ही है, और वो है अलिफ, वाव और ये। इसको सुधार कर लेना आप, ठीक है ना। कलाम एकेडमी के अंदर इसका आंसर सी दिया गया है 85 के अंदर, जो कि गलत है दोस्तों। अगला सवाल, निसाब का वो मखसूस हिस्सा जो इल्म के अहम पहलू को पेश करे। इल्म के यानी कि ज्ञान जो है वो बच्चों को जो सबसे अहम पहलू हो, ऐसा कौन सा वो निसाब का मखसूस पहलू है भाई। यूनिट का मंसूबा, सालाना मंसूबा, सबक का मंसूबा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 86 का राइट आंसर है आपके यूनिट का मंसूबा। आप जब सालाना मंसूबा बना लेते हो, अब सालाना मंसूबा के अंदर अब आप जब यूनिट प्लान करते हो कि भाई ये यूनिट मुझे इस हिसाब से पढ़ानी है जिससे सबक भी कवर हो जाए, जिससे सारे सबक वगैरह कवर हो जाए, तो यहाँ पर ये यूनिट का मंसूबा जो है वो इल्म के अहम पहलू को पेश करता है। हम
गए थे, इसमें कौन सा हम जो है वो कौन सा सीगा है? हम जो है वो कौन सा सीगा है? तो दोस्तों मैंने बोला था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। फर्स्ट पर्सन अगर वाहिद मुतकल्लिम है तो आई, माई, मी, और अगर जमा मुतकल्लिम है तो वी, आवर, अस। इसी के अंदर थर्ड पर्सन है वो यू, योर, यू, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम है। तो अब आपको यहाँ नाम क्या आया? हम आया। वी मतलब हम क्या जमा मुतकल्लिम होगा? तो जमा मुतकल्लिम ऑप्शन में कौन सा है? पहला ही तो ऑप्शन है दोस्तों। वाहिद मुतकल्लिम कब होता है? जब मैं गया था। यहाँ पर क्या आएगा? मैं गया था। और जमा हाजिर तुम गए थे। जमा हाजिर क्या आ जाता? कहाँ आता? अगर यहाँ पे होता तुम गए थे, ठीक है। और अगर वाहिद हाजिर कब आता? जब यहाँ पर तू गया था। वाहिद हाजिर कब आता? जब यहाँ पर तू गया था। इस तरीके का कोई सेंटेंस आता तो वाहिद हाजिर हो जाता। दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ हैं। भाई उर्दू अदब के इतिहास से सवाल उठाया गया है, फैक्चुअल सवाल है ये दोस्तों। ये है इंशाअल्लाह खा इंशा, ठीक है। दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ जो हैं वो इंशाअल्लाह खा इंशा है। अगला सवाल है, वो कसीदा जो बग़ैर तमहीद के बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट शुरू होता है, बग़ैर तमहीद के यानी बग़ैर प्रस्तावना के शुरू होता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? 89 के अंदर वो खिताबिया कसीदा होता है दोस्तों। कौन सा होता है वो? खिताबिया, यानी कि बग़ैर किसी प्रस्तावना के बस सीधा ही मतलब खिताबिया या बयानिया कसीदा बोलते हैं इसको। सीधा बयान शुरू कर दो बस। जैसे बहुत से आलिम मौलाना वगैरह होते हैं ना, पहले खुतबा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में तकरीर शुरू करते हैं या अपना ख़िताब शुरू करते हैं। कई हज़रात ऐसे होते हैं जो तकरीर डायरेक्ट शुरू करेंगे, खुतबा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर बिना तमहीद के कोई खुतबा पढ़ा जा रहा है, कोई कसीदा पढ़ा जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? खिताब या कसीदा। आखिरी सवाल है दोस्तों, मुबालगा की किस्म नहीं है। दोस्तों मुबालगा आपके इल्म बलागत के जो इससे पढ़े थे ना, आपके तशबिया है, आपके इस्तिआरा है और मुबालगा है, तो दोस्तों हुस्न तालील है, ये सब आपके इल्म बलागत के हिस्से हैं, आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में हैं, अपने चैनल पे करवाए जा चुके हैं। एक सवाल 2 सवाल 100% इससे बनेंगे। ये मुबालगा जो होता है दोस्तों, किसी के बारे में अगर कोई शायरी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में लिखना। तो इसकी 3 किस्में, एक तो तबलीग, एक इगराक और एक बुलू, ये तीनों किस्में हैं जो हैं वो दोस्तों मुबालगा की है। खुशू नाम की कोई किस्म मुबालगा की नहीं है। तो ये दोस्तों आज आपका सेशन था। कैसा लगा ये सेशन? कंजूसी मत करिए प्लीज़। कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपनी कोई राय है, कोई सुझाव है इस कंटेंट को समझने में, इस कंटेंट का कोई डाउट हो, कमेंट करोगे दोस्तों, तभी तो हम उसमें सुधार करेंगे आगे। अगर यही पैटर्न आपको पसंद आ रहा है और यही अगर सीरीज पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर मेरे इतने सवाल सही हुए हैं ईमानदारी से, ताकि हमें जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस उसके लिए आपसे सिर्फ इतना जो कर्ज़ है दोबारा इतना सा मांग रहे हैं कि आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, बस और कुछ नहीं मांग रहे आपसे। आप अपना फ़ीडबैक, ज़रूरी नहीं है आप फ़ीडबैक में अपना जो है कमेंट जो है वो तारीफ़ में ही करें, जैसा आपको ईमानदारी से आपने महसूस किया है इस कंटेंट को समझने में, वैसा ही आप अपना फ़ीडबैक दें, ताकि हम और ज़्यादा इसमें बेहतर कर सकें और आपको उर्दू लैंग्वेज से संबंधित कोई डाउट जो है वो हम और उसमें क्लियर कर सकें। तो सेशन अगर पसंद आया है दोस्तों तो पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ सेशन को अपने ग्रुप के अंदर शेयर ज़रूर करें। आपके दोस्त साथी वगैरह भी इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च कर लेना उर्दू अदब के इतिहास में, यूट्यूब पर आपको इस तरीके से प्रॉपर वे में कोई भी पेपर सॉल्व नहीं करवाता। आज की दिनांक में तारीख नोट कर लेना, आज की डेट में इस तरीके से कोई पेपर सॉल्व नहीं कराता है। आप यूट्यूब पूरा खंगाल लेना भले ही, बस इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। जो भी, और मुझे भी इसमें और बेटर कराने के लिए आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सुझाव नहीं देंगे तो फिर इसमें वही घिसा पीटा ट्रेंड चलता रहेगा, ठीक है। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो कंटिन्यू रखें इसको, बताइएगा आप। दीजिए फिर इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।